तेहरान में हमास के लीडर इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया है और पासदारान इनकलाब और फौज के कमांडर से कहा है कि इसराइल पर हमले के साथ साथ अमेरिका और इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले की सूरत में दिफाई हिकमत अमली भी तैयार करें। मगर सबसे अहम बात यह है कि इस्माइल हनिया की शहादत कैसे हुई। अभी तक ईरान ने इसकी तफसीलात जारी नहीं की हैं, मगर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स एक अहम दावा और वाक़े की तफसीलात सामने ले आया है और निशाना बनाई गई बिल्डिंग की तस्वीर भी शाया कर दी है, जो आपके सामने रखेंगे। मगर इस पूरी सूरत हाल पर ईरानी हुक्काम के रवैये से ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इस्माइल हनिया की ईरानी सरजमीन पर शहादत से ईरान को जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, ईरान उसका जवाब देने के लिए शदीद दबाव में है। खुद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई इसे ईरान पर फ़र्ज करार दे चुके हैं और ये तज्ज़िये भी हो रहे हैं कि इस्माइल हनिया की अपनी सरजमीन पर शहादत का जवाब देना ईरान के लिए अपनी इलाकाई सालमियत की हिफाजत के साथ साथ खित्ते में अपनी साख और अपनी प्रॉक्सीज़ की नज़रों में अपना वक़ार बरकरार रखने के लिए भी ज़रूरी हो गया है। मगर इससे खित्ता एक वसी जंग के दहाने पर पहुँच सकता है। खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इंदिया दिया है कि इसराइल के लिए आगे मुश्किल दिन आने वाले हैं, मगर इसराइल हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। अहम बात यह भी है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने कल अपनी तकरीर में लबनान के अंदर हिजबुल्लाह के कमांडर को मारने का तो ऐलान किया, मगर इस्माइल हनिया के ईरान में कत्ल पर खामोश रहे। वाज़ेह रहे कि कल हिजबुल्लाह ने खुद भी अपने कमांडर फवाद शुक्र के मारे जाने की तस्दीक कर दी थी। साथ ही इस हमले में एक ईरानी अहलकार के मारे जाने की भी तस्दीक की जा रही है। और आज हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने अपने खिताब में फवाद शुक्र के कत्ल का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है, जिससे इसराइल के खिलाफ ईरान के अलावा लबनान का फ्रंट भी मुकम्मल तौर पर खुल सकता है। जबकि आज ही इसराइल ने हमास के एक और अहम कमांडर मोहम्मद देफ को 13 जुलाई को मारने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका कल तक कशीदगी न बढ़ने के बयान दे रहा था, मगर आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने तशद्दुद, कशीदगी और तनाज़ा बढ़ने के खदशे का इजहार कर दिया है और ख़ित्ते में इस तशवीश के असरात नज़र आने लगे हैं। मगरबी ममालिक से इसराइल जाने वाली मुतादिद फ़्लाइट्स मनसूख कर दी गई हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी एयरलाइंस डेल्टा और यूनाइटेड ने बुध से तल अवीव जाने वाली फ़्लाइट्स को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मनसूख कर दिया है। जबकि इससे पहले गोलान हाइट्स में हमले के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खदशे के बायस के यूरोपीय एयरलाइंस ने भी इसराइल जाने वाली फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। इसी तरह अमेरिका ने इसराइल और लबनान में अपने शहरियों के लिए नई सफरी हिदायत और वार्निंग्स जारी कर दी हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और फ्रांस ने भी इसराइल और लबनान से मुतालिक अपने शहरियों को वार्निंग्स जारी की हैं। बहरहाल सूरत हाल कशीदा होती जा रही है, खित्ते में तशवीश की लहर नज़र आने लगी है और जहां ईरान जवाबी हमले का ऐलान कर रहा है, तो वहीं वो इस्माइल हनिया पर हमले की तफसीलात सामने नहीं लाया है। और अहम बात यह है कि इस हमले को गाइडेड मिसाइल हमला करार दिया जा रहा है, मगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकिशाफ किया है कि इस्माइल हनिया को मिसाइल से नहीं बल्कि 2 माह पहले प्लांट किए गए बॉम्ब के जरिए निशाना बनाया गया है। यानी कि उस बॉम्ब को इस बिल्डिंग में 2 माह पहले प्लांट किया गया और फिर इस्माइल हनिया को अब, जबकि वो ठहरे हुए थे, निशाना बनाया गया। अखबार के मुताबिक इससे ईरान के सिक्योरिटी निज़ाम की नाकामी पर मज़ीद सवालात उठ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में इस्तेमाल होने वाला बॉम्ब हमले से 2 माह पहले ही गेस्ट हाउस में स्मगल किया गया था और ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स को मशरिक़ वस्ता के 7 ऑफिशियल्स ने बताई है, जिनमें से 2 का ताल्लुक ईरान और 1 का अमेरिका से है। इस्माइल हनिया जिस गेस्ट हाउस में क़याम कर रहे थे, वो ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स के ज़ेर इंतज़ाम था। ऑफिशियल्स के मुताबिक जब इस बात की तस्दीक हो गई कि इस्माइल हनिया गेस्ट हाउस में मौजूद हैं, तो बॉम्ब को रिमोट कंट्रोल के जरिए डेटोनेट कर दिया गया, जिसमें इस्माइल हनिया के साथ एक गार्ड भी मारा गया। 2 ईरानी ऑफिशियल्स ने मजीद बताया है कि धमाके से इमारत हिल गई और मुतादिद शीशे भी टूट गए और इस हवाले से पासदारान इनकलाब के मेंबर्स ने ब्रीफिंग भी दी है। मशरिक़ वस्ता के ऑफिशियल्स ने मजीद बताया है कि इस्माइल हनिया इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा इसी गेस्ट हाउस में क़याम कर चुके हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि कातिलों ने ईरान में एक मुख्तलिफ़ किस्म की दरअंदाजी की है और सख्त सिक्योरिटी हिसार में समझे जाने वाले कंपाउंड में बॉम्ब प्लांट करना ईरान की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा लैप्स है। इस हवाले से ईरानी ऑफिशल्स का कहना है कि इस तरह की दरअंदाजी
ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी में बहुत बड़ी नाकामी है और ये पासदाराने इनकलाब के लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस है, क्योंकि वो इस कंपाउंड को खुफिया मीटिंग्स और इस्माइल हनिया जैसे ख़ास मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये बात अभी तक वाज़े नहीं है कि बॉम्ब को गेस्ट हाउस में कैसे छुपाया गया था। इस तरह के हमले की प्लानिंग में महीने लगे होंगे और इसके लिए कंपाउंड की वसी सर्वेलेंस दरकार थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने इस्माइल हनिया को कतर से बाहर मारने का फैसला किया था। ऑफिशियल्स ने धमाके से मुतालिक बात करते हुए बताया है कि बुध की रात मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2 बजे के करीब धमाका हुआ, जिससे बिल्डिंग के स्टाफ मेंबर्स ने चौंकते हुए धमाके का सोर्स तलाश करना शुरू कर दिया, जो उन्हें सीधा इस्माइल हनिया के कमरे तक ले गया, जहां वो अपने एक मुहाफिज के साथ क़याम पजीर थे। इमारत की तिब्बी टीम ने इस्माइल हनिया को मौके पर ही शहीद डिक्लेयर कर दिया, जबकि उन्होंने मुहाफिज को बचाने की कोशिश की, मगर वो भी ना बच सके। इसी तरह इस्माइल हनिया के साथ वाले कमरे में फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के रहनुमा क़याम पजीर थे, लेकिन धमाके से उनके कमरे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। इसके अलावा गज़ा में हमास के डिप्टी कमांडर खलील हया भी तेहरान में ही थे और वो वाक़े के बाद गेस्ट हाउस पहुँचे और अपने साथी की लाश को देखा। वाक़े के फौरी तौर पर इतला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई समेत पासदाराने इनकलाब के अल-कुद्स फोर्स के सरबराह को दी गई और वाक़े के 4 घंटे बाद पासदाराने इनकलाब ने इस्माइल हनिया की शहादत के हवाले से ऑफिशियल बयान जारी कर दिया था। अगर ये तफसीलात दुरुस्त हैं तो इंतहाई तशवीशनाक हैं, जिससे ईरान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के पूरे निज़ाम पर सवालात उठ गए हैं। ताहम ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले का ऐलान कर दिया है और अब सबकी नज़रें ईरान पर हैं कि वो इसराइल पर कब, कैसे और किस नौइयत का हमला करेगा। ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं और माजी में ऐसे हमलों का ईरान ने कैसे जवाब दिया है, इस हवाले से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल पर नज़र डालते हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के 3 सरकारी एहलकारों के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया के तेहरान में कत्ल के जवाब के तौर पर इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया है। आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया की शहादत के ऐलान के फौरी बाद कल सुबह होने वाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग के दौरान ये ऑर्डर जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 3 ईरानी सरकारी ऑफिशियल्स ने यह खबर दी है, उनमें से 2 का ताल्लुक पासदाराने इनकलाब से है। उन्होंने कहा है उनके नाम जाहिर नहीं किए जाएं, क्योंकि उन्हें अवामी तौर पर बात करने की इजाज़त नहीं है। उन एहलकारों के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई, जो ईरान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ भी हैं, उन्होंने पासदाराने इनकलाब और फ़ौज के कमांडर्स को हिदायत कर दी है कि वो इसराइल पर हमले के साथ साथ जंग फैलने और इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर जवाबी हमलों के दिफा के लिए मंसूबा तैयार करें। खबर के मुताबिक अब ये वाज़ेह नहीं है कि ईरान कितनी ताकत के साथ जवाब देगा या कोई नपा तुला हमला करेगा ताकि कशीदगी मज़ीद ना बढ़े। ईरानी एहलकारों के मुताबिक ईरानी फ़ौजी कमांडर्स तल अवीव और हैफा के आसपास के फ़ौजी अहदाफ पर ड्रोन्स और मिसाइलों के एक और हमले पर गौर कर रहे हैं, लेकिन वो सिविलियन अहदाफ पर हमलों से गुरेज करेंगे। जबकि एक ज़ेर गौर ऑप्शन ईरान और दीगर फ्रंट्स जैसे कि यमन, शाम और इराक से मरबूत हमलों का है, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा असर हो। इसी रिपोर्ट में एक तज्ज़िया शाया हुआ है जिसके मुताबिक ईरान शायद समझता है कि उसके पास मज़ीद इसराइली हमलों को रोकने, अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और अपने रीजनल पार्टनर्स की नज़रों में अपनी साख बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई चारा नहीं है। सिर्फ यही नहीं, इस सूरत हाल पर CNN ने भी तफसीली तज्ज़िया शाया किया है और ईरान के मुमकिना रद्द अमल से मुताल्लिक तफसीलात बताई हैं। आर्टिकल के मुताबिक हकीकत कुछ भी हो, इस हमले से ईरान की खुद मुख्तारी और उसके खुद साख्ता सिक्योरिटी बबल की खिलाफ वर्जी हुई है। इस्माइल हनिया ईरान के सरकारी मेहमान थे और उनकी मौत से उनका बतौर इलाकाई कुव्वत किरदार शदीद मुतासिर हुआ है, क्योंकि अगर वो ईरान आने वाले अपने इत्तेहादियों को ही महफूज नहीं रख सकते तो कैसे खित्ते पर अपना असर सूख बरकरार रखेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल हनिया को साबिक फ़ौजियों के लिए मुख्तस किए गए एक गेस्ट हाउस में रखा गया था, लेकिन ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि इस जगह की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी थी और क्या ईरान की इलीट पासदाराने इनकलाब ईरान के अंदर इस तरह के इसराइली हमले पर शर्मिंदा होंगे या नहीं। लेकिन ईरान के लिए जवाबी कार्रवाई करना आसान नहीं है। ये बात भी वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक ईरान ने लबनान में मौजूद अपनी सबसे ख़तरनाक प्रॉक्सी हिज़्बुल्लाह को
इसराइल के साथ बड़े पैमाने की जंग से रोक रखा है। हिजबुल्लाह ईरान के लिए निहायत ताकतवर कार्ड है जिसे वो एक दफ़ा तो इस्तेमाल कर सकता है। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को बरकरार रखने के अज़ाइम रखता है। उसकी अपनी फ़ौज पाबंदियों का शिकार है और ऐसे में हिजबुल्लाह की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस्माइल हनिया की मौत पर ईरान का रद्द अमल उसके बतौर इलाकाई ताकत किरदार को वाज़ेह करेगा। इसी तरह हफ्तों बाद खामोशी से किया गया कोई गैर मुतवाज़न हमला ईरान की साख को पहुँचने वाले नुकसान को पूरा नहीं कर सकेगा। यहाँ एक रिस्क ये भी है कि ये ऐसे माहौल में हो रहा है कि जब चीज़ें हर लम्हे बदल रही हैं या फिर क़यादत मुकामी सतह पर शदीद दबाव का शिकार है। इस माहौल में लिए गए फैसलों में मिसकैलकुलेशन का रिस्क बढ़ जाता है या फिर ऐसे एक्शन लिए जाते हैं जिनमें वसी इलाकाई असरात के बजाय ज़ाती ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखा जाता है। मुख्तसरन ये ख़राब सूरत हाल बढ़ती चली जाती है और उसके साथ ही गैर मुतवक्के इक़दामात का इम्कान भी बढ़ जाता है। इसके अलावा गोलान हाइट्स में दुरूस कबीले के बच्चों पर हमले के बाद हिजबुल्लाह भी एक शदीद बहरान का शिकार हो चुकी है। हो सकता है कि इस्माइल हनिया की मौत ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फवाद शुक्र की मौत से तवज्जो हटा दी हो, लेकिन अब हिजबुल्लाह भी ईरान की मुमकिना जवाबी कार्रवाई में शामिल होने पर मजबूर होगी। ईरान और इसराइल एक दफ़ा फिर आमने सामने आ गए हैं जिससे खित्ते में जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। मगर इससे पहले भी ईरान इस सूरत हाल से दो चार हो चुका है, मगर सिर्फ सख्त बयानात और धमकियाँ देने के बाद इसराइल या अमरीका का ज़्यादा नुकसान नहीं कर सका है और बज़ाहिर एक अलामती जवाबी कार्रवाई के बाद खामोश हो गया। रवा साल अप्रैल में भी ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ते बढ़ते जंग के दहाने तक पहुंच गई थी। 1 अप्रैल को शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइल ने फ़िज़ाई हमला किया जिसके नतीजे में 13 अफराद मारे गए, जिनमें पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी भी शामिल थे। जनरल ज़ाहिदी के साथ जनरल मोहम्मद हाजी रहीमी भी उस हमले में मारे गए थे। दमिश्क में अपने सिफारत खाने पर इस हमले के बाद ईरान का शदीद रद्द अमल सामने आया और ईरान ने पहली दफ़ा अपनी सरजमीन से इसराइल को निशाना बनाया। 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिज़ाइल इसराइली सरजमीन पर दागे गए और ईरान ने दावा किया कि उसने इसराइल में अपने 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। ख़ास तौर पर उस फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया है जहाँ से दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर कार्रवाई की गई थी, जबकि इसराइल का दावा था कि ईरान के हमले को नाकाम बना दिया गया है। सिर्फ एक एयरबेस को मामूली नुकसान पहुंचा है, बाकी सारे मिसाइल्स को, सारे ड्रोन्स को आयरन डोम ने रोक लिया है। और फिर इसराइल ने 6 दिन बाद ईरानी सरजमीन के अंदर कार्रवाई कर दी और ईरान के अस्करी लिहाज से अहम समझे जाने वाले शहर इस्फहान में अहम जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। लेकिन ईरानी हुक्काम ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस्फहान में जौहरी और दीगर अहम तनसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। इन हमलों के दौरान कशीदगी ज़रूर बढ़ी थी, मगर बाद में सूरत हाल संभल गई थी और दोनों तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली गई थी। इससे पहले जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान के पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में ड्रोन हमला करके मार दिया था, जो ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बाद सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत समझे जाते थे और ख़ित्ते में ईरान का असर सूख बढ़ाने में उनका अहम तरीन किरदार था। अमेरिका और इसराइल कासिम सुलेमानी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन तस्वुर करते थे और उन्हें हदफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने इराक के बगदाद एयरपोर्ट के करीब जनरल कासिम सुलेमानी के काफ़िले पर ड्रोन हमला किया, जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी समेत इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया के सरबराह भी मारे गए। इस वाक़े के बाद ईरान ने सख्त बयानात जारी किए, बदला लेने का ऐलान किया, अमेरिका और इसराइल को धमकियाँ दी। आयतुल्लाह खामनाई ने बयान जारी किया कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का सख्त बदला लिया जाएगा। इसके बाद खित्ते में जंग के खदशात बढ़ गए, तशवीश बढ़ती चली गई और फिर 4 दिन बाद 7 जनवरी 2020 की रात को ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इराक में ही अमेरिका के 2 बेसिस पर हमला कर दिया और ईरानी मीडिया ने दावा कर दिया कि 2 अमेरिकी बेसिस पर 22 रॉकेट फायर किए गए, जिसमें 80 अमेरिकी मारे गए हैं और कोई मिसाइल रोका भी नहीं जा सका है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और फौजी साजो सामान को भी बहुत नुकसान पहुँचा है, मगर किसी ने भी ईरानी दावे की तस्दीक नहीं की और बेसिस में थोड़े बहुत नुकसान की खबरें सामने आई। जबकि अमेरिका ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अमेरिकी बेसिस में ईरानी हमले के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। इस हवाले से CNN ने उस वक्त रिपोर्ट किया था कि अगर ईरान चाहता तो बहुत से अमेरिकी फ़ौजियों को निशाना बना सकता था, क्योंकि इराक में ऐसे बेसिस मौजूद हैं जिन्हें निशाना बनाना आसान था। मगर ईरान ने इराक में उस एयरबेस को निशाना बनाया जो बहुत बड़े रकबे पर कायम है और आबादी से बहुत दूर है। इसके अलावा ईरान पहले ही इराकी फोर्सेस को खबरदार कर चुका था कि वो अमेरिकी बेसिस से दूर रहें और अमेरिकी हुक्काम ने भी अपने फ़ौजियों को मुमकिन हमले के हवाले से खबरदार किया हुआ था। CNN के मुताबिक
ईरान की कोशिश थी कि कशीदगी में इजाफे के बगैर अपनी आवाम को मुतमईन कर दिया जाए और ईरानी कोशिश कामयाब होती दिखाई दे रही। और फिर इसके बाद खामोशी छा गई और कशीदगी कम हो गई और ईरान की इस कार्रवाई को अपने आवाम को मुतमईन करने की कोशिश के तौर पर ही देखा गया। लेकिन मौजूदा मामला इन दोनों वाक़यात से काफ़ी मुख्तलिफ है और बहुत संगीन है। कल इसराइल ने ईरान की सरजमीन के अंदर किसी ईरानी को नहीं बल्कि एक अहम सरकारी मेहमान और फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक का चेहरा समझे जाने वाले इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया है। और इसलिए ईरान का रद्द-ए-अमल भी माजी से मुख्तलिफ हो सकता है। और जहाँ तक ईरान के अंदर ईरानी शख्सियात को टारगेट बनाने का ताल्लुक है तो ऐसा इसराइल मुतअद्दिद बार कर चुका है, जिनमें ईरानी साइंसदानों को कत्ल किया गया, ड्रोन और साइबर हमले किए गए और ज़्यादातर कार्रवाइयों का हदफ ईरान का जौहरी प्रोग्राम था। अल जज़ीरा में ईरान की सरजमीन के अंदर इसराइली खुफिया कार्रवाइयों के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट शाया हुई थी, जिसके मुताबिक सालों से इसराइल की ईरान के अंदर ख़ास तौर पर एक हदफ पर तवज्जो रही है, जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। इसराइल ने खुफिया ऑपरेशंस के ज़रिए कई ईरानी साइंसदानों का कत्ल किया है। जनवरी 2010 में तेहरान यूनिवर्सिटी के फिज़िक्स के एक प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी को उनकी मोटरसाइकिल में रिमोट कंट्रोल बॉम्ब नस्ब करके कत्ल कर दिया गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि इस कार्रवाई के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ था। ईरानी हुकूमत के मुताबिक कत्ल होने वाले प्रोफेसर न्यूक्लियर साइंसदान थे। फिर नवंबर 2010 में तेहरान में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर माजिद शहरियारी को काम पर जाते हुए कार धमाके में मार दिया गया। उनकी अहलिया भी जख्मी हुई। उस वक्त के ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद ने अमेरिका और इसराइल पर इस हमले की जिम्मेदारी डाल दी। फिर जनवरी 2012 में मुस्तफ़ा अहमदी रोशन नामी केमिकल इंजीनियर को उनकी कार पर बॉम्ब नस्ब करके मार दिया गया। ईरान ने ईरान के अंदर इस हमले की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर डालते हुए कहा कि मुस्तफ़ा अहमदी रोशन जौहरी साइंसदान थे, जबकि नवंबर 2020 में ईरान के मारूफ जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे को तेहरान के बाहर एक मुश्तबा कार्रवाई में मार दिया गया। अल जज़ीरा के मुताबिक मगरबी और इसराइली इंटेलिजेंस को तवील अरसे से शुबा था कि मोहसिन फ़खरीज़ादे ईरान के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम के बानी थे। इसके अलावा मई 2022 में पासदारान इनकलाब के कर्नल हसन सैयद को तेहरान में उनके घर के बाहर 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इसका इल्ज़ाम भी ईरान की तरफ से इसराइल पर ही लगाया गया। इसके अलावा इसराइल ईरानी सरजमीन पर ड्रोन हमले भी कर चुका है और एजेंट्स के ज़रिए रेड्स भी कर चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक जनवरी 2018 में मुसाद के एजेंटों ने तेहरान की एक महफूज तनसीब पर छापा मारकर क्लासिफाइड जौहरी आर्काइव्स चोरी कर लिए। अप्रैल 2018 में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इसराइल ने 1 लाख खुफिया दस्तावेज़ात हासिल की हैं जो साबित करती हैं कि ईरान ने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम से मुताल्लिक झूठ बोला है। इसके अलावा दिसंबर 2023 में साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट ने अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में तस्लीम किया कि फरवरी 2022 में इसराइल ने पासदारान इनकलाब के एक सीनियर कमांडर को कत्ल कर दिया था। फिर मई 2022 में धमाका खेज मवाद से लदे हुए ड्रोन ने तेहरान के एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया, जिसमें एक इंजीनियर मारा गया और उस इमारत को नुकसान पहुंचा जहां पर ईरान ने ड्रोन तैयार किए थे। फिर जनवरी 2023 में इस्फहान में कई ड्रोन हमलों के ज़रिए फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, लेकिन उन्हें नाकाम बना दिया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को ख़त लिखकर इसकी जिम्मेदारी इसराइल पर डाल दी। सिर्फ यही नहीं, रवां साल फरवरी में ईरान में कुदरती गैस की एक पाइपलाइन को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान के वज़ीर तेल ने इस कार्रवाई का इल्ज़ाम इसराइल पर डाल दिया। अब ये माजी के वाक़यात हैं जिनमें से कुछ की ज़िम्मेदारी ख़ुद इसराइल ने कबूल की है, जबकि कुछ हमलों की ज़िम्मेदारी ईरान ने तो इसराइल और अमेरिका पर डाली थी, लेकिन अमेरिका और इसराइल ने या तो खामोशी अख्तियार की थी या फिर इनकार कर दिया था। और अब ईरान में इस्माइल हनिया की शहादत पर भी इसराइल ने खामोशी अख्तियार की हुई है, लेकिन ईरानी हुक्काम ना सिर्फ इसराइल को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं बल्कि अमेरिका पर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की इजाज़त से ही इसराइल ने ईरान में इस्माइल हनिया को शहीद किया है। अहम बात यह भी है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जहां जवाबी हमले का हुक्म दिया है, तो वहीं इसके जवाब में इसराइल और अमेरिका के ईरान पर किसी भी हमले के दिफा की तैयारी का मंसूबा तैयार करने की हिदायत भी कर दी है। और अगर ईरान और इसराइल आमने सामने आ जाते हैं तो कौन कितना ताकतवर है, इस हवाले से कुछ अर्सा पहले BBC में दोनों की फ़ौजी ताकत का मुवाजना किया गया था। BBC के मुताबिक ईरान जोग्राफियाई तौर पर इसराइल से बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी आबादी तकरीबन 9 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसराइल से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसकी फ़ौजी ताकत भी इसराइल से ज़्यादा है।
ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है। इसके पास हथियारों का अपना एक वसी ज़ख़ीरा है, मगर ईरान के पास जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और लड़ाका तैयारों की कमी है। ख्याल किया जाता है कि इस कमी को पूरा करने के लिए रूस यूक्रेन की जंग में मदद के बदले ईरान के साथ ताउन कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बरक्स इसराइल के पास दुनिया की जदीद तरीन फ़िज़ाई अफ़वाज में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास जेट तैयारों के कम से कम 14 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें F-16, F-15 और जदीद तरीन F-35 स्टेल्थ जेट शामिल हैं। इसके अलावा ख्याल किया जाता है कि इसराइल के पास एटमी हथियार मौजूद है, लेकिन वो जानबूझकर इब्हाम की सरकारी पॉलिसी बरकरार रखे हुए है, जबकि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है और वो इस इल्ज़ाम से भी इनकार करता है कि वो जौहरी हथियार रखने वाली रियासत बनने के लिए अपने सिविलियन जौहरी प्रोग्राम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मगर ये वाज़ेह रहे कि इसराइल अपनी अस्करी ताकत से ज़्यादा अमेरिका और दीगर मगरबी इत्तेहादियों पर इन्हिसार करता है और इस दफ़ा फिर अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल पर हमला हुआ तो उसका दिफा करेगा, जबकि ईरान की मदद के लिए लबनान में हिजबुल्लाह, यमन के हौसी और इराक़ और शाम की मलेशियाज़ मौजूद हैं। दूसरी जानिब इस्माइल हनिया के जानशीन के लिए नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनमें हमास के साबिक सियासी सरबराह खालिद मिशल और गज़ा में हमास के डिप्टी कमांडर खलील हैया शामिल हैं। ताहम खालिद मिशल के हवाले से खबरें हैं कि ईरान उनके बजाय खलील हैया को ज़्यादा तरजीह देता है, क्योंकि शाम में बशारुल असद के ख़िलाफ़ बगावत के दौरान खालिद मिशल ने बागियों की हिमायत की थी। आज ईरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें ईरानी सदर समेत अहम शख्सियात शरीक हुई, जिसके बाद तदफीन के लिए इस्माइल हनिया की मैयत को दोहा पहुँचा दिया गया है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्माइल हनिया की शहादत पर बात करते हुए कहा कि इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। रॉकेट के जरिए इस्माइल हानिया को शहीद किया गया और इंटरनेशनल जो कवानीन हैं उनको पांव तले रौंदा गया। पाकिस्तान ने कल इसकी भरपूर मजम्मत की है। इस तरह की दरिंदगी की जा रही हो और दुनिया खामोश हो, ये एक लम्हा फिक्रिया है। ये इंतहा पसंदी, ये दहशत गर्दी, इसकी जितनी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम होगी। इसके लिए जो आलमी इदारों ने जो भी करारदादें पास की हैं उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं और फिर इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका फैसला आया, उन्होंने इसकी भरपूर मजम्मत की, इसको कहा ये जेनोसाइड है। इसके बावजूद भी इसराइल के हाथ रोके नहीं जा सके। नेतन्याहू खुले आम वो दरिंदगी कर रहा है। इसराइली फौजें जिस तरह तबाही कर रही हैं, ये इंसान सोत वाकया तरक्की याफ्ता ममालिक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह इसको डील करें, किस तरह इसको नेगोशिएट करें।